हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन जो आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं। तो उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो आपका पहला प्रश्न है चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। पहला प्रश्न है चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। तो आपको ध्यान में रखना है कि चाकू से काटी जाने वाली धातु वो है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। उपयुक्त तीनों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है ये तीनों को चाकू से काटा जा सकता है। तो आपको ऑप्शन में कोई तीनों में से एक दे देगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम ये तीनों धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि स्वप्नों का अध्ययन ऑर्निरोलॉजी कहलाता है। ऑर्निरोलॉजी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्निरोलॉजी। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इथोलॉजी में जीवों के प्रजातीय गुणों का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में जीवों के प्रजातीय गुणों का अध्ययन किया जाता है। और फ्रेनोलॉजी में आपको ध्यान में रखना है कि फ्रेनोलॉजी में खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। फ्रेनोलॉजी में खोपड़ी का अध्ययन। फ्रेनोलॉजी में खोपड़ी का अध्ययन। ठीक है। क्रोमेटोलॉजी में आपका फूलों के रंगों का अध्ययन किया जाता है। क्रोमेटोलॉजी में फूलों के रंगों का अध्ययन किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इथोलॉजी में जीवों के प्रजातीय गुणों का अध्ययन किया जाता है और फ्रेनोलॉजी में खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। क्रोमेटोलॉजी में फूलों के रंगों का अध्ययन किया जाता है और स्वप्नों का अध्ययन और न्यूरोलॉजी कहलाता है। तो ये सब ध्यान में रखना है आपको। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। आपका अगला प्रश्न है प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। तो ये 1952 में बनाया गया था प्रथम हाइड्रोजन बम। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1952। अब प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। तो 1945 में। 1945 में आपको ध्यान रखना है कि प्रथम परमाणु बम 1945 में बनाया गया था और प्रथम हाइड्रोजन बम 1952 में। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। आपका अगला प्रश्न वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है।
वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। आपका अगला प्रश्न है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, तो आपको ध्यान में रखना है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 0.03% वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। बढ़ते हैं आगे की ओर। का अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, डीएनए की खोज किसने की थी। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक। डीएनए की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो वाटसन एवं क्रिक द्वारा। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को हाइलोजन कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है, तो हाइलोजन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को हाइलोजन कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न, भारत का बैट्समैन किन्हें कहा जाता है। भारत का बैट्समैन किसे कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये डॉक्टर सलीम अली को भारत का बैट्समैन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सलीम अली। भारत का बैट्समैन किन्हें कहा जाता है, तो डॉक्टर सलीम अली को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि ये आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, आंत। टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, केल्विन पैमाने की किस बिंदु पर जल उबलता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि केल्विन पैमाने पर 373 केल्विन पर जल उबलता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 373 केल्विन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। रेशम उत्पादन से संबंधित है सेरीकल्चर। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेशम उत्पादन। अब मत्स्य पालन का क्या हो जाएगा, तो मत्स्य पालन पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है पीसी कल्चर में। और शहद उत्पादन हो जाएगा, शहद उत्पादन में हो जाएगा आपका एपी कल्चर शहद उत्पादन या मधुमक्खी पालन से भी संबंधित है। एपी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो शहद उत्पादन एवं मधुमक्खी पालन किया जाता है। और जैतून की कृषि किससे संबंधित है,
तो ये हो जाएगा आपका ओलेवी कल्चर। ओलेवी कल्चर। ओलेवी कल्चर जैतून की कृषि का अध्ययन किया जाता है। ओलेवी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जैतून की कृषि का अध्ययन किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मत्स्य पालन, पीसी कल्चर, शहद उत्पादन, एपी कल्चर और जैतून की कृषि ओलेवी कल्चर। और सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो रेशम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक अश्वशक्ति बराबर होता है। एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 746 वाट। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपको ध्यान में रखना है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस है। और आइनो सेपियंस किसका है? आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस है। आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि डायनेमो है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनेमो। और लाउड स्पीकर से हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर बदलता है। विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। आपको ध्यान में रखना है कि लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो ये थे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको ध्यान में रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।